नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे युवाओं पर फोकस मोहन सरकार कर रही है। औद्योगिक निवेश के साथ रोजगार बढ़ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में मोहन सरकार विकास के साथ ही साथ निवेश, रोजगार और कौशल विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। सरकार का फोकस युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने पर है। इसके लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्योगों से जुड़ाव और रोजगार के नए अवसरों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाएं भी मजबूत कर रही है। युवाओं को उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। कौशल, रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 से शुरू कुल 7 प्रमुख रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई। इन आयोजनों के माध्यम से राज्य में 1.24 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। वर्तमान में प्राथमिकता के आधार पर एमएसएमई इकाइयों के संचालन, आईटी स्टार्टअप्स और बड़े प्लांट्स के निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का फोकस रोजगार और निवेश पर है ताकि उद्योगों को रफ्तार, युवाओं को रोजगार और मध्य प्रदेश नया आर्थिक विजन बने। निवेश, उद्योग और रोजगार के इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक रणनीति में निवेश को रोजगार से जोड़ने पर खास जोर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का फोकस केवल निवेश प्रस्ताव हासिल करने तक सीमित नहीं बल्कि एमओयू को जमीन पर उतारकर नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करने पर है। विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 56 औद्योगिक इकाइयों के करीब 32,540 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, जिनसे लगभग 31,451 रोजगार की संभावना जताई गई है। इसी कड़ी में एमएसएमई, टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और आधुनिक औद्योगिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। धार के पीएम मित्रा पार्क में करीब 20,000 करोड़ के निवेश और 46,000 रोजगार की संभावनाएं बताई गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार विकास के साथ साथ रोजगार और कौशल विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। सरकार का फोकस युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने पर है। इसके लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्योगों से जुड़ाव और रोजगार के नए अवसरों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर स्थापित एक ग्लोबल स्किल पार्क के आज हम नए सत्र के बच्चों के उन्नतीकरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार हर क्षेत्र के उद्योग निवेश के क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही है तो हमारे अपने बच्चे हर एक जगह की पूर्ति करें, अपने प्रदेश में करें, देश में करें, विदेश में करें। इस दृष्टिकोण से ये संस्थान बहुत उत्कृष्ट भूमिका अदा कर रहा है। और ख़ास बात यहाँ की अभी जो प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनियों से भी जब हमने अपना उनसे संवाद किया, सारे लोग संतुष्ट भी है और इस काम को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश है। अभी लगभग 2,000 बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित हो रहे हैं। आने वाले समय में ये 10,000 तक जाए और इसी प्रकार से ये जो हमारी अभी स्किल की डिमांड जो बढ़ी है हर क्षेत्र के लिए, उसमें इसको और तेज गति से बढ़ाने का हमारा सबका प्रयास है। तो वहीं प्रदेश में निवेश और रोजगार को लेकर युवा उद्योगपति सरकार की योजनाओं से उत्साहित है। उनका मानना है कि सरकार जो प्रयास कर रही है उससे उनको आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। सब कुछ है यहाँ पे जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, बस वो इंडस्ट्रियल लेवल पे है, तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इसके अलावा लाइफ स्किल्स मतलब बहुत अच्छा है कि इनका इनिशिएटिव है कि लाइफ स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जिन सब्जेक्ट्स को मैंने सीखा है वो काफ़ी एडवांस्ड हैं और मुझे ऐसा लगता है कि युवा अगर इस क्षेत्र में प्राप्त करते हैं अध्ययन तो उनको बहुत आसानी से करियर के क्षेत्र में सफलताएं मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं। मेरे 1 वर्षीय अध्ययन में न केवल मैंने तकनीकी क्षेत्र में स्किल्स सीखी हैं बल्कि यहाँ मेरा व्यक्तित्व विकास भी हुआ है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश में रोजगार और निवेश की स्थिति को लेकर आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का अपना आंकड़ा है, प्रदेश में 26 लाख युवा बेरोजगार है,
जो भी सरकार बता रही है सब हवा हवाई है। देखिए, मध्य प्रदेश में रोज़गार की स्थिति बहुत ही भयावह है। सरकार का अपना आंकड़ा है कि 26 लाख युवा जो है वो बेरोज़गार है। बेरोज़गारी पोर्टल से लगातार जो है युवाओं के आंकड़े कम किए जा रहे हैं। बीते वर्ष 2025 दिसंबर से लेकर जनवरी 2026 के बीच में लगभग 40,000 युवाओं का आंकड़ा गायब किया गया। फिर अभी जब हम बात कर रहे हैं तब लगभग 10 लाख युवाओं का ये आंकड़ा गायब करके ये बताया गया कि उन्हें रोज़गार मिल गया। व्यावहारिक बात यह कि 32 लाख करोड़ के निवेश से 26 लाख रोज़गार आने थे। निवेश ज़मीन पर उतरा नहीं, रोज़गार आए। अब कांग्रेस भले ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करे, लेकिन सरकार का संदेश साफ है। निवेश आएगा, उद्योग बढ़ेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। यही वजह है कि 2027 को युवा वर्ष घोषित करने के साथ ही रोजगार और कौशल विकास को भी प्राथमिकता देने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश का सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिले और कौशल युक्त युवा विकसित मध्य प्रदेश की ताकत बने। स्वदेश न्यूज के लिए प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर स्थापित एक ग्लोबल स्किल पार्क के आज हम नए सत्र के बच्चों के उन्नतीकरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार हर क्षेत्र के उद्योग निवेश के क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही है तो हमारे अपने बच्चे हर एक जगह की पूर्ति करें, अपने प्रदेश में करें, देश में करें, विदेश में करें। इस दृष्टिकोण से संस्थान बहुत उत्कृष्ट भूमिका अदा कर रहा है। और ख़ास बात यहाँ की अभी जो प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनियों से भी जब हमने अपना उनसे संवाद किया, सारे लोग संतुष्ट भी है और इस काम को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश है। अभी लगभग 2000 बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित हो रहे हैं। आने वाले समय में ये 10,000 तक जाए और इसी प्रकार से ये जो हमारी अभी स्किल की डिमांड जो बढ़ी है हर क्षेत्र के लिए, उसमें इसको और तेज गति से बढ़ाने का हमारा सबका प्रयास है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मोहन सरकार का पूरा फोकस अब युवाओं पर है। औद्योगिक निवेश के साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है, कौशल विकास को भी प्राथमिकता सरकार दे रही है और युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने पर पूरा फोकस है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट दीपक कुमार वलेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ लघु उद्योग भारतीय रिटायर्ड कार्य समिति सदस्य अतीत अग्रवाल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अतीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सरकार का जो फोकस है और सरकार की जो प्राथमिकता है और धरातल पर जो भी काम है उसे लेकर सबसे चर्चा की शुरुआत पहले तो हम दीपक जी आपके साथ कहेंगे। देर आए दुरुस्त आए, सरकार को युवाओं की याद तो आई। कम से कम 2027 युवा वर्ष घोषित कर दिया गया है। इतना जो युवाओं के बारे में अब सोचा जा रहा है, रोजगार देने वाला ना कि तलाशने वाला बनाना है और साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए 1 लाख से ज्यादा रोजगार देने का सरकार यहाँ पर दावा कर रही है। वास्तव में नौकरियां कितनी मिली है और कितने प्रस्ताव अभी भी प्रक्रिया में है? बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो हमारी माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, निश्चित रूप से युवाओं के लिए सोचने वाली सरकार है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है हमारे युवा ही है और देश को जो संवारने वाला है वो सबसे पहले युवा ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 22 साल का इतिहास रहा है, इस 22 साल के इतिहास में लगभग छोटी और मध्यम और जो बड़े उद्योग मिला के लगभग 25 लाख उद्योग लगाए गए हैं, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ संभव तब हो पाया जब हमारी भारतीय जनता पार्टी का विजन था और उसमें लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार मिला, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि हमारी सोच कितनी ज़्यादा गंभीर है। उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 25 लाख में से 5 लाख महिला उद्यमी ने उद्योग लगाए। ये संभव तब हो पाया, पहले के कार्यकाल में पूर्वोत्तरी सरकार में देखते थे कि कभी न कोई काउंटर लगवाना है, न कभी निवेश के लिए प्रयास करना है, न पर हमारे मोहन यादव जी की जो है निश्चिंतता आपने देखा होगा, चाहे रीजनल काउंसिल के माध्यम से, चाहे GIS के माध्यम से, चाहे अलग अलग शहरों में जाके अभी आपने देखा भव्य योजना के तहत 11 औद्योगिक कपाट मिले और वो औद्योगिक पार्क के सिर्फ 11 नहीं, हमारे पूरे के पूरे कार्यकाल में अगर मिलाए जाएंगे तो लगभग 300 औद्योगिक पार्क हमने विकास जो किए हैं।
निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जब निवेश आएगा तब विकास होगा, और जब कोई उद्योग आता है तो सिर्फ उस उद्योग से जुड़े लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, उसके आसपास जो विकास होता है, उस क्षेत्र का विकास होता है, और उस दिशा में बहुत तेजी से हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पहले जो होता था किसान प्रभावित हमारा जो क्षेत्र था, किसानों पे के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया, कृषि प्रधान क्षेत्र था, पर अब हम जो हमारा उद्योग हब बनने जा रहा है मध्य प्रदेश, और मैं बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहूँगा और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मोहन यादव जी की सरकार को कि पहले गुजरात और महाराष्ट्र का जैसे बहुत सम्मान से नाम लिया जाता था उद्योगों के मामले में, और हमारे हमेशा मध्य प्रदेश को बीमाणु और पिछड़ा राज्य बोला जाता था। कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, कोई यहाँ निवेश करने को तैयार नहीं था, पर हमारी मोहन यादव जी की दूरदर्शिता को देखते हुए, उनका मान सम्मान रखते हुए आज की डेट में चाहे प्रादेशिक कंपनियां हो, चाहे राष्ट्रीय कंपनियां हो, चाहे आपकी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हो, ऐसे मेरे पास पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं जिलेवार संभागवार जो उन्होंने यहाँ पे निवेश किया है, और आज हम दूसरे पायदान पे पूरे देश में खड़े हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया है तो माननीय मोहन यादव जी की सोच में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ से संभव हो पाया, और डबल इंजन की सरकार निरंतर इसी दिशा में और तेजी से आगे काम कर रही है, और आगे आने वाले समय पर जब आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे नंबर 1 औद्योगिक हब के रूप में स्थापित होगा। इस चीज के मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल हब भी बनता जा रहा है, ठीक है, ये चीज तो नजर आ रही है। प्रमोद कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के अपने आंकड़े हैं, अपना आंकड़ा वो बता रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात को कैसे और किस प्रमाण से खारिज करती है? प्रमोद जी अनम्यूट कर लीजिए। करती अनम्यूट है। जी जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आंकड़ों की अगर बाजीगरी का सवाल करें तो इनकी बाजीगरी को खुल की रिपोर्ट ने धराशायी कर दिया है। केक ने जो रिपोर्ट दी है उसका अध्ययन कर लें अधिकारी वर्ग, साथ ही साथ सरकार। और तो और मैं एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि मीडिया और जनता के बीच में एक चर्चा है कि सबसे अधिक स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश में संपत्ति पर लगी। संपत्ति के बाजार से 110 प्रकार के उद्योग धंधे संचालित होते बनते हैं। मध्य प्रदेश काटन उद्योग के रूप में ख्यात था। आज काटन की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में शक्कर मिलें हुआ करती थी, आज बड़ी बड़ी शक्कर मिलें, चाहे बरलाई शुगर मिल हो, आदि बंद हो गई है। मध्य प्रदेश आबो हवा के रूप में ख्यात था, शांति का टापू था। मध्य प्रदेश में वो संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं मध्य प्रदेश में थे। आज हालत यह है कि इंदौर के पास में सावेर, इंदौर का ही रोड है सावेर रोड, इंदौर में पोलो ग्राउंड है, इंदौर के पास में ही पालदा औद्योगिक क्षेत्र है। इन सारे औद्योगिक क्षेत्रों में कई इकाइयां लगातार बंद हो रही है। इंदौर दाल मिल के रूप में ख्यात था, आज दाल मिल कहां से बंद हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण है? साथ ही इंदौर के आसपास में ही पीथमपुर है। पीथमपुर के औद्योगिक संगठनों ने लगातार सुविधाओं की मांग की। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि 2003 से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, 2014 से मोदी जी देश की सरकार, मतलब डबल इंजन की सरकार। और जब एक पानी का मामला आता है तो भागीरथपुरे के पानी के कारण इंदौर का नमकीन और मिठाई उद्योग प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इंदौर नमकीन के मामले में पूरे विश्व में वे ख्यात है। इंदौर रेडीमेड के मामले में भी ख्यात रहा है। काटन की मिलें लगातार बंद होती रही, लेकिन सूरत और चंडीगढ़ और आसपास जो हम दक्षिण भारत की मद्रास आदि जगहों से कपड़े आते हैं, उनकी लागत यहाँ पर सिलाई के पश्चात पूरे देश में सप्लाई होती है, वो लगातार सुविधाओं के कारण आप करें, सुविधा नहीं, असुविधाओं के कारण आपके पास वापस आऊंगी। अतीत जी, आपने दोनों मेहमानों की प्रतिक्रिया सुनी है। अब मुझे इससे एक और नई बात सामने आ गई है कि आंकड़ों का बाजीगर कौन है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है निवेश और रोजगार को लेकर, जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने दोनों की प्रतिक्रिया सुनी है, या तो मैं ये सवाल पूछ लूं कि आंकड़ों का बाजीगर कौन है, या तो फिर ये सवाल कर लिया जाए कि वाकई में हकीकत में कितना निवेश जो आया है वो रोजगार में कन्वर्ट हो चुका है और जमीनी स्तर पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए साक्षी जी, मैंने दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुनी और दोनों का अपना अपना जो मत है वो अपनी जगह सही है, लेकिन एक उद्यमी होने के नाते
और एक लघु उद्योग भारती का सदस्य होने के नाते जो कि हम ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करते हैं, उसकी मैं सिर्फ आपको हकीकत बताना चाहूंगा कि प्रदेश में आज क्या स्थिति है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। आज ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बचा जहां पर कि भूमि सरलता से उपलब्धता हो। मध्य प्रदेश एक भूमि उपलब्ध कराने वाले राज्यों में शामिल हो गया है, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उससे आगे बढ़कर जो सरकार प्रयास दिखा रही है, शुरुआत बहुत अच्छी है। हमें भी काफी उम्मीदें हैं। जो नई नई बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे आज ये प्रताप जो पीथमपुर में उद्घाटन हुआ है, इस तरीके की जो कंपनियां आ रही हैं, उससे मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से निकलकर एक औद्योगिक सुदृढ़ राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इस बात में कोई दो मत नहीं है। मैं जो प्रमोद जी ने बात कही वो भी उसमें कुछ हद तक सच्चाइयां हैं, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में आज स्टाम्प ड्यूटी सबसे ज्यादा है। प्रदेशों में जो है, प्रदेश में लोन लेने के ऊपर भी बैंक की ड्यूटी सबसे ज्यादा है। तो एक उद्यमी होने के नाते हम लोग और एक संगठन होने के नाते हम लोग प्रयासरत हैं कि जो और विसंगतियां हैं, जो भी चीजें मध्य प्रदेश में अभी कमी होती जा रही है, हम उसके ऊपर निरंतर कार्य करें। लेकिन इन दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनकर ये तो तय है कि मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है लेकिन और एक आज की नया जो तीसरी इकोसिस्टम चर्चा है डेवलप हो उसमें रहा है। जितने भी दावे सरकार कर रही है वो कहीं जमीनी स्तर पर फेल तो नहीं है, पास है? बिल्कुल पास है बिल्कुल और पास है। सुधार की उसमें काफी गुंजाइश ठीक है। है, मैं दीपक जी। ये नहीं कहूंगा कि मेरिट के ठीक। नंबर हैं, ठीक है, दीपक जी, लेकिन उनकी तरफ फर्स्ट से तो डिवीजन पास से हो गया ज्यादा है। नंबर हैं और मेहनत चल रही है। आपने प्रभु सही जी की दिशा भी है। सारी प्रतिक्रिया सुनी, दीपक जी अतीत जी की भी सारी। निश्चित बिल्कुल। रूप से साक्षी जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है कि जब कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने 55 साल तक देश में राज किया, और जब वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते जब वो देश का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं और विकास का विरोध स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे रोना आ जाता है। पर ठीक है, इनकी बातों का हम जो जवाब देंगे वो तथ्यात्मक तरीके से देंगे। इन्होंने हमारे वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता महोदय ने अभी स्टाम्प शुल्क की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उद्योग लगाने पर सब्सिडी जो है लगभग 50%, 40% नॉर्मल, और जब आप महिला के नाम पे उद्योग लगाते हैं तो 8%, 48%। क्योंकि आप उद्यमी हैं अतीक जी, तो मेरी बात को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैं भी एक उद्यमी हूं, माधव इंडस्ट्रीज के नाम पे मेरा खुद का उद्योग है। तो 48% की सब्सिडी मध्य प्रदेश में देने का काम कर रही है, तो वो मोहन यादव की सरकार कर रही है। उन्होंने कॉटन की बात कही, कपड़े की बात कही, तो कपड़े के मामले बताना चाहूंगा कि जो धार में हमारा गारमेंट सेक्टर का जो टेक्सटाइल हब बनने जा रहा है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश ही का नहीं, अपने आप में विश्व स्तरीय और इंडिया का सबसे आधुनिक ज्यादा गारमेंट्स हब बनने जा रहा है। पर ये इनको जो चश्मा है इनका, जो कांग्रेसों का, और उनको उतारना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भ्रम की राजनीति से निकलना पड़ेगा। अब इनकी बात आ रही थी, हमारे जो अतीक अग्रवाल जी, बहुत ही शुभ बात कही, और उन्होंने जो हमसे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें रखी हैं, निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। आप एक बड़ी उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी बात सुनना हमारे लिए कहीं ना कहीं सम्मानजनक है। पर उसके साथ साथ हमारे उसको विकास को भी नहीं भूल रहे। अभी बोल रहे थे कि धरातल पे नहीं उतरा, आंकड़ों की बाजीगरी है। तो मैं आपके कांग्रेस मित्र से पूछना चाहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्री, अभी ये इसकी बात कर रहे थे, तो अडानी ग्रुप, एनटीपीसी, टाटा पावर, आईटीसी, सन फार्मा, आईपीसीए, ग्रीनको, रिवेबल, जिंदल ग्रुप, ताज होटल, ये सब टाटा पावर, ये सब महिंद्रा एंड अशोक लीलैंड, ये सब कहां लगी हुई है कंपनियां? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ही लगी हुई है। इन्होंने किसके ऊपर विश्वास किया है? मध्य प्रदेश के ऊपर विश्वास किया है। और क्यों विश्वास किया है? हमारा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वो चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे आपका वायु मार्ग हो, चाहे आपका रेल मार्ग हो, इस कनेक्टिविटी से पूरे भारत का हृदय माना जाता है। योजना होती है, मैं भी ये मानती हूँ कि हर किसी के ड्रॉबैक होते हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर उस पर काम करेंगे तो बिल्कुल वो चीजें। 10 सेकंड लूंगा साक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे एमओयू साइन हुए हैं, ये इतिहास बताता है कि 35 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं, उसमें लगभग 35 से 37% एमओयू धरातल पे उतर चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो उद्योगपति आवंटन होने के बाद, जमीन लेने के बाद वहां उद्योग नहीं लगा रहे हैं, तो उनको वापस उनसे उद्योग लगा के रीअलॉट करने का काम भी मध्य प्रदेश की थोड़ा सा युवाओं के, डायरेक्ट युवाओं के मुद्दों पे भी मैं पूछ लेती हूँ प्रश्न। स्किल ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट बांटना, मुझे लगता है कि सिर्फ ये चीज काफी नहीं है सरकार के पास। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सक्सेस का रेट कितना है? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और साक्षी जी, जब हमारा युवा
आपने अपनी रिपोर्ट में ही बोला कि जब तक कौशल नहीं होगा, वो पहले ये युवा नहीं है कि सिर्फ रोजगार मांगने जाते थे। आज के युवा जो हैं और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के सपोर्ट से रोजगार देना चाहते हैं। तो हमारे जो माननीय मोहन यादव जी रोजगार देने की दिशा पे जो प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय पहल है, जिसकी पूरे के पूरे पक्ष और विपक्ष और सभी को उसकी तारीफ करनी चाहिए। और आज ही आपने उनकी रिपोर्ट में देखा है। चलिए प्रमोद जी, देखिए अब आपका समय आ गया, बोल दीजिए अब या तो आप बता दीजिए आंकड़ों का बाजीगर कौन है। उन्होंने तो सारे आंकड़े बता दिए और मैंने सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इसीलिए दीपक जी से की थी क्योंकि सरकार के जो दावे हमने पहले वो सुन लिए, उसके बाद मैंने आपकी प्रतिक्रिया ली, उसके बाद हमने अतीत जी की बात भी सुनी ताकि हमें पता चले कि धरातल पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपकी बाजीगरी दिखा दीजिए। मैं दलगत बातों से और दलगत आरोप प्रत्यारोप से परे हटकर सार्थक चर्चा में विश्वास रखता हूं। मैं माननीय महोदय से पूछना चाहता हूं, जो उद्योगपति जी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बैठे हैं, ये बताएं कि क्या मैंने झूठ बोला है कि मध्य प्रदेश में कई उद्योग धंधे बंद हुए? सरकार की औद्योगिक नीतियों के कारण उद्योगपति परेशान है। सबसे अधिक स्टाम्प ड्यूटी नहीं बल्कि जमीन की उपलब्धता उससे 50 गुना ज्यादा खुले हैं। ये भी आंकड़े रखिए, जितने बंद हुए हैं उससे 50 गुना अधिक खुले हैं। उसमें भी बहस करिए। आप नकारात्मकता वाली राजनीति मत करिए, सकारात्मकता वाली राजनीति करिए। अभी आपने बोला दलगत के ऊपर आप उठिए, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। संयम रखिए, ये कोई मंच नहीं है, आप संयम रखिए। मंच नहीं है। अगर आप भ्रम फैलाएंगे तो मेरी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व उठता है कि मैं आपको रोकूंगा। मैं निश्चित रूप से, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके झूठ रोकने का अधिकार मुझे है। को आगे बढ़ाना है और आप देश को गिरवी रखते हैं। आप बात कर रही है, आपने कितने देश की बात कर रही है कांग्रेस, जो आज पूरा का पूरा देश शर्मसार है। मैं इस विषय को भटकाना नहीं चाहता हूँ। साक्षी जी इस चैनल की बहुत कदर करता हूँ, तो इसको मैं, आप देश की बात मत करिए। सबके साथ देश गद्दारी की बात की है। मैं आप दोनों से, मेरा आप दोनों से निवेदन है, चर्चा में कंडक्ट करूं, चर्चा को आगे बढ़ाना है। दीपक जी लेट हिम कंप्लीट। और प्रमोद जी, आपके पास आंकड़े हैं, आप बाजीगरी दिखा सकते हैं। मैंने आपको पूरा मौका दिया है, मैंने आपको पूरा मौका दिया है। आप बाजीगरी अपनी दिखा सकते हैं, आपका समय है, आप बोलिए। दीपक जी नहीं बोलेंगे अभी, वो आपकी बात सुनेंगे, सभी आपकी बात सुन रहे हैं। अब बताइए आपके आंकड़े। मैं, जैसा कि मित्र उद्योगपति ने बताया कि कुछ नीतियां आज भी सुधार की आवश्यकता रखती है। हम भी यही कह रहे हैं कि आप सने सने जो एकल खिड़की के माध्यम से उद्योगपतियों की समस्या का निराकरण करना चाहते थे, वो एकल खिड़की आज तक आपकी 2003 के बाद अभी तक क्यों नहीं खुली? और शिवराज सिंह चौहान ने 7 बार उद्योगपतियों से सार्थक चर्चा की, तो क्या वो इनके मुख्यमंत्री नहीं थे? उद्योग नीतियों में समय समय के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, तो क्या सरकार 2003 से नहीं कर सकती थी? औद्योगिक अगर जमीन आप लेते हैं तो आपको 40% आवासीय दर का कम मूल्यांकन करके स्टाम्प ड्यूटी देना रहती है। क्या वो सरकार ने उस नियम को नहीं बंद कर किया? और ऐसा भी है कि कई उद्योग धंधों में दूसरे जिस चीज का लाइसेंस लिया गया है उसकी जगह ट्रक बनाते हुए पकड़े गए, उन लोगों पर क्यों नहीं सतत निगरानी की गई? क्योंकि दूसरे उद्योगपति उनके कारण बदनाम होते रहे। कितनी सजा दी है? क्या इनका डिपार्टमेंट काम करता रहा है? मुझे आपसे जमीनी स्तर की हकीकत जाननी है। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़े निवेश की बात हो रही है, छोटे उद्योगों तक निवेश कितना पहुंचा है, कितना लाभ पहुंचा है, ये मैं आपसे सिर्फ धरातल की बात पूछना चाहूंगी। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए रोजगार से जुड़ी बात है, विकास से जुड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है युवाओं से जुड़ी बात है। तो युवाओं के मामले में हम इस प्रकार से अगर हम आरोप प्रत्यारोप और यही अगर बहस करते रहेंगे तो विकास की ओर ध्यान कब देंगे? बिल्कुल सही बात है साक्षी जी। देखिए, हमने वो दौर देखा है जब मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली सुबह 7 से लेकर 8 बजे, 6 से लेकर 8 बजे तक पावर कट हो जाता था, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पावर कट हो जाता था। हम उस दौर से निकल के आए हैं, इसलिए हम तो सिर्फ यह जानते हैं कि हमारे जो प्रगति की राह पर हैं वो एक सही दिशा है। वो बीजेपी की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार है, जो भी सरकार उस समय आ रही है वो कर रही है। अभी जो सरकार हमारे यहाँ पिछले 18 वर्ष से शिवराज जी की और उसके बाद मोहन जी की सरकार आई है, उनने काफी बेहतर इस क्षेत्र में काम किया है। बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना है। अब हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, कोई औद्योगिक क्षेत्र ऐसे खाली नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी वो पूरा उसका ध्यान कृषि पर आधारित था। मैं ये नहीं कहता कि इस सरकार का कृषि पर कोई फोकस नहीं है, लेकिन मुख्य फोकस जो है वो उद्योगों पर है
और कृषि आधारित उद्योगों पर ज्यादा फोकस है। नहीं, डेयरी है, मुझे ये पशुपालन है, इन सब फोकस चीजों बटा के हुआ ऊपर लग रहा focus है, सेपरेट लग रहा है, पैरेलली, क्योंकि देखिए अभी किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2026, 2027 को युवा वर्ष से पहले उद्योग वर्ष घोषित किया गया था, तो ये पैरेलली सेपरेट है ये फोकस, ठीक है। और आपने जैसे बात अपनी शुरू की, उससे पहले मुझे लगा दीपक जी किसी और चीज को लेकर तैयारी कर रहे थे, उन्हें लगा कि बहुत अच्छा यहाँ पर विषय मिल गया है कि बिजली की बात यहाँ पर हो गई है, प्राप्त मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है, तो ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से थोड़ा सा कुछ अलग हो गया, ठीक है। प्रबोध जी देखिए, जितने भी आपको क्या लगता है ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है, सरकार की जो भी कवायद है, सरकार की जो भी मंशा है, सब कुछ निराधार है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी कल्याण नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन में 0% आपको नजर आ रहा है क्या? कांग्रेस को इतर हट के बोलिए, पार्टी के प्रवक्ता से इतर हट के बोलिएगा, विकास को लेकर बोलिएगा। वास्तव में हम सने सने प्रगति करते हैं और कृषि के साथ साथ अन्य लघु और कुटीर उद्योग भी जो समाप्त हो रहे हैं, सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। महेश्वर हाथकरघा के कारण, साड़ियों के कारण, हैंडलूम के कारण कोसा उद्योग क्यों समाप्त हो गया मध्य प्रदेश से, ये भी सवाल उठना चाहिए। लकड़ियों का संसाधन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा था, आज भी वन क्षेत्र हमारे पास सबसे ज्यादा है और लकड़ियों की काश्तकारी एक तरह से मध्य प्रदेश में समाप्त हो गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार की तरफ भी सरकार को कृषि आधारित उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए और संपत्ति के बाजार को जो 1,10,110 उद्योग जिससे पलते फूलते हैं, उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक के दाने हमें बाहर से उत्पादन करना पड़ रहा है, मंगाना पड़ रहा है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना की आवश्यकता है। जूट उद्योग हमारे यहाँ समाप्त हो गया है, देखिए उस समय पर की भी सीमा है, मुझे क्लोज भी करना रहेगा, तो मैं दीपक जी आपसे पूछी हूँ, जो विपक्ष है वो अपना काम कर रहा है, वो सवाल कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं भी सवाल कुछ कर लेती हूँ। सरकार हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की बात यहाँ पर कर रही है, तो ये आंकड़ों में टेम्पररी, कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट जॉब्स ये सभी अलग अलग गिनी गई है? नहीं साक्षी जी, क्या होता है कि निश्चित रूप से हम प्रत्यक्ष तो हम गिनते ही गिनते हैं जिनको रोजगार, जो कोई उद्योग लगता है तो निश्चित रूप से जो उसमें अगर एक उद्योग लगता है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली लगभग 100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है, पर उसके चलते जो लॉजिस्टिक भी उनको गिना जाता है, ऐसे बहुत सारे उनको रोजगार गिना जाता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रोजगार को गिनना कहीं ना कहीं सही होता है और वही आंकड़े हमारे पास हैं। अब इन्होंने बात कर रही थी बहुत कम शब्दों में, आपके जो कि चैनल का सम्मान है, अभी ये एकल खिड़की की बात कर रहे थे, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, शायद ये नए नए प्रवक्ता बने होंगे, दिग्विजय सरकार पे एक उद्योग लगाने के लिए 19 एनओसी लेनी पड़ती थी। कितनी? 19 और हमारे उद्योग में मैं बहुत शालीनता से आपको सुन रहा था, मुझे पता है कांग्रेस में सब नहीं, पर आप सुनिए, हमारे कार्यकाल में सिंगल विंडो का साक्षी जी ने रोका, मैं बड़े सम्मान पूर्वक रोक गया। मेरा बस इतना सा कहना रहता है, डिबेट अगर मैं कंडक्ट कर रही हूँ और अगर आपके समय वो नहीं बोले हैं तो आपको भी शालीनता से, शांति से सुनना है। समय हो रहा है इसलिए उनका आखिरी कमेंट भी लेना चाहूंगी, आपको भी समय दिया गया था 10 सेकंड में। दीपक जी आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। जी निश्चित रूप से, अब इन्होंने बोला कृषि पे आधारित, तो जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट पे जो हमारे उद्योग लग रहे हैं, जो मैंने आपको आंकड़े दिए, उसमें से लगभग 28% जो पहले अगर आप कोई छोटा सा अगर आप गेहूं गिनते हैं और उस गेहूं से जब आपका पास्ता बनता है तो लगभग उसमें 50 गुना वृद्धि जो फ्रूट प्रोसेसिंग की यूनिट भी कृषि प्रधान क्षेत्र, जो मैंने पहले भी स्वीकारा कि हमारा मध्य प्रदेश जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो फ्रूट प्रोसेसिंग का काम भी हमारा मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और अंत में यही बात बोल के खत्म करूंगा कि हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूपेण, ये बोलते हैं कि उद्योगपतियों की सरकार है, निश्चित रूप से हम औद्योगिक विकास के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि युवाओं को उससे रोजगार मिलता है और हमें गर्व है कि हम उद्योगपतियों के लिए और कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए और सारे वर्गों के लिए एक साथ सोचते हैं। देखिए समय की सीमा है, अब सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए रोजगार, विकास और युवाओं की यहाँ पर बात हो रही थी और उद्योग को लेकर भी बात हो रही थी। 2027 युवा वर्ष घोषित किया गया, अभी किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया गया, इसका पिछला जो था उद्योग को लेकर था, लेकिन सरकार का फोकस पैरेलली सेपरेट है, सभी और ध्यान दे रही है। लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि विकास के साथ ही साथ युवाओं पर जो है फोकस वो ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए जो भी कमियां है, जो भी खामियां है, विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा, वो विपक्ष का काम है, लेकिन फ्लॉस के साथ ही साथ जो कल्याण हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उस पर भी विपक्ष को कहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और कदम से कदम साथ मिलाकर चलना चाहिए। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।